हेलो दोस्तों, मैं विकास और आपका स्वागत है द एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में और समझेंगे कि राज्यसभा होते क्या हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि भारत के संविधान में यह बताया गया है कि केंद्र स्तर पे एक संसद होगा। आर्टिकल 79 में बताया गया है कि केंद्र स्तर पे एक संसद होगा जिसके 3 अंग होंगे: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 80 के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यसभा क्या है। तो राज्यसभा को बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, जैसे इसे उच्च सदन, लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा उच्च सदन इसे अपर हाउस कहते हैं, इसे अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी सदन कहने का ये अर्थ है कि ये कभी विघटित नहीं होता है, जो राज्यसभा है वो कभी विघटित नहीं होता है। इसके बारे में आगे हम और डिटेल से बताएंगे। और इसे विशेषज्ञ का सदन कहते हैं। विशेषज्ञ सदन कहने का मतलब ये है कि इस सदन में राष्ट्रपति द्वारा कुछ ऐसे विशेषज्ञ जो अपने फील्ड के विशेषज्ञ चुने जाते हैं, इसीलिए इसे विशेषज्ञ सदन कहते हैं। जो खेल से हो सकते हैं, साहित्य से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं, समाज सेवा से हो सकते हैं। तो इसे बहुत सारा नाम दिया गया है। तो राज्यसभा को उच्च सदन, अस्थायी सदन और विशेषज्ञ सदन का नाम दिया गया है। अब हम राज्यसभा में सीटों की संख्या संरचना के बारे में देखेंगे कि राज्यसभा में सीटें कितनी होती है। तो राज्यसभा में 250 अधिकतम सीटें हो सकती है। जो राज्यसभा में 250 अधिकतम सीटें हो सकती है, जिसमें 238 सीटें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होंगे और 12 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे उनको राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। तो राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन वर्तमान में जो कंडीशन है उसमें 233 सदस्य अभी जाते हैं। जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 233 सदस्य आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और 233 पर जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो सभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं, दिल्ली और पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, इसीलिए यहां से सदस्य जाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही केंद्र शासित प्रदेश से जाएंगे, वो दिल्ली और पुडुचेरी होगा। और राज्य और केंद्र शासित मिलकर 233 और 12, अभी वर्तमान में 245 सीटें राज्यसभा में है और अधिकतम अगर पूछा जाए तो अधिकतम 250 सीटें हैं। तो हमने क्या देखा कि राज्यसभा का बहुत सारा नाम है, जैसे उच्च सदन, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता। विशेषज्ञ सदन है, ये विशेषज्ञ सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अपने अपने फील्ड के महारत को चुना जाता है। राज्यसभा में सीटों की संख्या ये देखिए कि 250 इसमें अधिकतम सीटें हो सकती है, जिसमें 238 के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मैक्सिमम दिया गया है। 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो कंडीशन है उसमें 233 सदस्य जाते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से और 12 सदस्य जाते हैं 245 से। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली और पुडुचेरी से आते हैं, क्योंकि यहीं पर विधानसभा है। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पर विधानसभा है। और विधानसभा से इसलिए जाते हैं क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्य करते हैं। अब हम इसमें आगे देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा में निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा में निर्वाचन देखेंगे तो राज्यसभा में सदस्य 2 माध्यम से जाते हैं। पहला है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश,
दूसरा मनोनीत होकर जाते हैं, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। तो राज्यसभा में निर्वाचन कैसे होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं और मनोनीत होते हैं, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो जाते हैं ये अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति करने का मतलब ये है, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति पहले सबसे पहले समझते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति किसे कहते हैं। जब हम डायरेक्ट, जनता डायरेक्ट अगर मतदान करती है तो वो प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति है, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब चुनाव करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति है। इसमें जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो चुनाव करते हैं राज्यसभा में, विधानसभा के सदस्य चुनाव करते हैं। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के मेंबर का, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है, और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वो 12 सदस्य कौन हो सकते हैं, तो कला, साहित्य, खेल और समाज के अपने अपने विषय के धुरंधर हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें राज्यसभा बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो कुछ हमारे संविधान में राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यता दी गई है। उस योग्यता के बारे में देखें कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहला योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। भारत में किसी भी चुनाव में खड़ा होने के लिए सबसे पहला अगर कोई कंडीशन दिया जाता है तो वो भारत का नागरिक होना बहुत ही आवश्यक है। अगर भारत का नागरिक होगा तभी वो भारतीय चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो पहला कंडीशन है कि राज्यसभा सदस्य की योग्यता में क्या, तो भारत का नागरिक हो। दूसरा है 30 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु चाहिए। अगर कोई राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं तो कम से कम उनको 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए हमने क्या देखा, पहला कंडीशन कि भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं किसी लाभ के पद पे ना हो। किसी लाभ के पद पे ना हो कहने का मतलब ये है कि उनको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। वैसे सांसद, विधायक और मंत्री का पद लाभ का पद नहीं कहलाता है, बस इनको किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। चौथा कंडीशन है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कि मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए चौथी जो हमारी कंडीशन है वो है कि मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। तो हमने राज्यसभा सदस्य की योग्यता में क्या देखा, तो पहले ये देखा कि भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पे ना हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अब हम देखेंगे कि राज्यसभा सदस्य जो होते हैं उनको कुछ अनुसूची, जो हमारे अनुसूची 4 में राज्यसभा के सदस्यों के सीटों का आवंटन किया गया है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस आधार पे किया जाएगा। तो भारत के संविधान में राज्यसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पे किया जाता है।
जनसंख्या कहने का मतलब ये है कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उस राज्य को उतना ज्यादा राज्यसभा की सीटें मिलेगी, लोकसभा की सीटें मिलेगी, विधानसभा की सीटें मिलेगी। तो जनसंख्या के आधार पे राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है, न कि इसको क्षेत्रफल या शिक्षा का आधार किया गया है। और इस आधार पे सबसे ज्यादा अगर राज्यसभा की सीटें हैं तो यूपी को है, यूपी को 31 राज्यसभा की सीटें प्राप्त हैं। तो और ये जनसंख्या का जो पैमाना किया गया है वो 1971 के जनगणना के अनुसार किया गया है, 1971 के जनगणना के अनुसार किया गया है। अगर अभी आप इसकी तुलना 2011 की जनसंख्या से करेंगे तो आप देखेंगे कि कई राज्य जनसंख्या में वृद्धि हुआ है और कई राज्य पीछे हो गए हैं, जिसमें राज्यसभा की सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 1971 की जनसंख्या को पैमाना मानकर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। और जनसंख्या में सबसे ज्यादा यूपी को राज्यसभा की सीटें 31 सीटें प्राप्त हैं। तो हमने अनुसूची 4 में राज्यसभा को सदस्यों का आवंटन देखा कि किस आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है, तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और इस आधार पर सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो यूपी को 31 सीटें प्राप्त है। तो हमने क्या देखा कि राज्यसभा सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो पहला कंडीशन भारत का नागरिक हो, दूसरा 30 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, थर्ड किसी लाभ के पद पे न हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। और अगर पांचवा कंडीशन में ये हो सकता है कि संसद अगर कोई नियम बनाती है तो उस नियम को पालन करना होगा राज्यसभा सदस्य के लिए। तो और अनुसूची 4 में ये बताया गया है कि राज्यसभा के जो सीटों का आवंटन होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा। जिस प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी उस प्रदेश को सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें मिलेगी, इसलिए यूपी को 31। इसीलिए कोई केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें जहां पर एक एक सीट सिक्किम, ये सबको एक एक सीट राज्यसभा की ये सब दिए गए हैं। अब हम आगे इसकी कार्यकाल देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, जो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे हमने लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल देखा तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सदस्य है वो 6 वर्ष का होते हैं। 6 वर्ष उनका चुनाव, 6 वर्ष उनका कार्यकाल, टाइम ड्यूरेशन 6 वर्ष तक वो अपने पद पे बने रहते हैं। अगर बीच में वो त्यागपत्र देना चाहें तो त्यागपत्र दे सकते हैं। अब इनका चुनाव कैसे होता है ये देखेंगे। तो राज्यसभा में ये है कि प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। जो इनमें होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और फिर चुनाव होते रहता है। तो इसीलिए इस सदन को अस्थायी सदन कहा गया है, क्योंकि इसका काम कभी रुकता नहीं है। ये निरंतर इसका 2 वर्ष पे चुनाव होते रहते हैं। मान लीजिए कि 2012 में 2012, 2014, 2016, 2018 मान लीजिए कि 99 सदस्य हैं, जिनमें 33 सदस्य 2012 में आए, 33 सदस्य 2014 में आए और 33 सदस्य 2016 में आए। तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन है ये 2018 में इनका सीट वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा और पुनः यहाँ पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे और इनका चुनाव होगा यहाँ पर। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा जो है वो कभी विघटित नहीं होता। इसका 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनकी जगह चुनाव होते रहता है। तो चुनाव जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। इस तरह से कंटिन्यू ये सदन चलते रहता है। ये सदन कभी भंग नहीं होता, कभी विघटित नहीं होता। तो हमने राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या देखा कि 6 वर्ष का कार्यकाल होगा और उसका चुनाव जो होगा प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि राज्यसभा में एक सभापति होते हैं, उप सभापति होते हैं, उनके बारे में देखते हैं।
राज्यसभा में किसी भी सदन को संचालित करने के लिए उसको अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए इसमें 245 सदस्य हैं और 245 सदस्य की अध्यक्षता करने के लिए जिस एक सदस्य की जरूरत पड़ती है उन्हें ही सभापति कहते हैं। और इनका काम क्या होता है सभापति को, तो इनका काम होता है सदन को संचालित करना, मेंबर को बोलना कि आपका समय हो गया, आपका टाइम है, किसको कितना देर बोलना है, कोई निर्णय लेना है, ये सब संबंधी अगर इनके जो हेड होते हैं वो सभापति होते हैं। तो राज्यसभा में सभापति जो होते हैं वो सदैव भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और जो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं वो राज्यसभा में सभापति हैं। तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, बाहरी सदस्य, बाहरी जो होते हैं उपराष्ट्रपति वही राज्यसभा में सभापति होते हैं। जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो लोकसभा से ही चुना जाता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो विधानसभा से चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसके जो सभापति होते हैं वो बाहरी होते हैं और वो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू होते हैं। इसीलिए भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति का नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति का दिया जाता है। और एक उपसभापति होते हैं, उपसभापति किन्हें कहते हैं, जो उपसभापति होते हैं 245 मेंबर ही इनका चुनाव करते हैं, 245 मेंबर ही इनका चुनाव करते हैं और ये राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। इनका काम ये है कि जब भारत के उपराष्ट्रपति सभापति अगर अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह ये सभापति सभा का संचालन करेंगे। और अगर किसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वैसे कंडीशन में उपसभापति ही राज्यसभा में सभापति का कार्य करेंगे। अब हम कुछ ऐसे कंडीशन देखेंगे जो राज्यसभा लोकसभा से कैसे भिन्न बनाती है, तो आगे हम देखते हैं। राज्यसभा में कुछ विशेष देखेंगे तो राज्यसभा में कुछ विशेष ये बताया गया है कि अनुच्छेद 249 में यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि राष्ट्र सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। 3 प्रकार के सूची होते हैं जिसमें केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है और संवर्धित सूची जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। तो अगर राष्ट्र सूची पे कोई कानून बनाना है और राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दे कि ये विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो वो उस पर राज्यसभा कानून बना सकती है। अगला पॉइंट है कि अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में 3 तरह के अखिल भारतीय सेवा हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन सर्विस नहीं होगा यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विस होगा, भारतीय वन सेवाएं। तो ये 3 तरह की जो सेवाएं हैं वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो अगर किसी को अखिल भारतीय सेवाएं करना है तो उसमें 2/3 बहुमत से पहले राज्यसभा में पारित करना होगा। और उपराष्ट्रपति का अगर पद को उनका त्याग पत्र देना होगा तो सबसे पहले ये राज्यसभा में आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ राज्यसभा में आएंगे, सबसे पहले अगर कहीं पारित होगा तो ये राज्यसभा में होगा, फिर लोकसभा में होगा। और यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित होता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में आता है और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर इसको पारित करना होता है धन विधेयक को। अगर ये राज्यसभा 14 दिन के अंदर धन विधेयक को पारित नहीं करती है तो स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। तो दोस्तों हमने आज राज्यसभा में राज्यसभा में, और अगर पूछा जाए कि अभी उपसभापति कौन है तो डॉक्टर हरिवंश नारायण सिंह अभी उपसभापति हैं। और भारत के पहले सभापति कौन थे तो वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपसभापति थे। तो दोस्तों देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।